कर्मा जो होता है क्लिनजिंग प्रोसीजर्स हैं। 5 तरह के कर्म बताए गए हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। ठीक है, ये 5 तरीके के जो कर्म बताए गए हैं आयुर्वेद में, ये पूरी तरह से शरीर की शुद्धि करते हैं। जो आयुर्वेद ने बताया है कि संतान उत्पत्ति के लिए जो 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो है ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। देखिए, मिसकैरेज के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उसमें या तो कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि टॉर्च का एक इन्फेक्शन रहता है जिसमें कि किसी टाइप के जो बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं, अगर वो इन्फेक्शन अगर होता है फीमेल को, तो उसकी एक टेंडेंसी होती है बार बार मिसकैरेजेस होने की। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रश्मि चतुर्वेदी मैम। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। नमस्कार। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज आपने अपने इस प्लेटफॉर्म पर बुलाकर मुझे आयुर्वेद के बारे में अवेयरनेस देने का मौका दिया। मैं डॉक्टर रश्मि चतुर्वेदी और मैं पिछले 25 सालों से आयुर्वेदा की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन पूना से की है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं से किया है, इमरजेंसी मेडिसिन में। अभी मैं एज अ इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट और एनोरेक्टल सर्जन इंदिरापुरम में प्रैक्टिस कर रही हूँ। संहिता आयुर्वेद के नाम से मेरा क्लिनिक है। सो मैम, जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भी इनफर्टिलिटी पर ही रहने वाला है। आज हम ज्यादातर इनफर्टिलिटी पर ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि इनफर्टिलिटी को आयुर्वेद की नजर से किस तरीके से देखा जाता है? देखिए, इनफर्टिलिटी आयुर्वेद में कहते हैं वंध्यत्व। जबकि अगर कोई कपल शादी के बाद बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अगर ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए, लेकिन 1 साल के बाद बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करे हुए भी अगर वो उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो इसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसके अलावा इनफर्टिलिटी भी 2 तरीके की होती है। एक होती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और दूसरी होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी की अगर किसी लेडी ने कभी कंसीव किया ही नहीं है तो हम उसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलेंगे। लेकिन अगर एक बार उसने कंसीव किया है, बेशक उसका बेबी है या नहीं है, बेशक मिसकैरेज हुआ है या जो भी हुआ है, लेकिन अगर उसने एक बार कंसीव किया है और उसके बाद उसे कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इसके अलावा मैम इनफर्टिलिटी के बेसिक रीजंस क्या क्या होते हैं आयुर्वेद की नजर से? देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम देखें तो जो 3 दोष हैं जिनसे मिलकर हमारा शरीर बना है, ये है वात, पित्त और कफ। तो अगर ये तीनों दोष अगर समान स्थिति में रहते हैं, बैलेंस कंडीशन में रहते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी इम्बैलेंस होता है, अगर वात इम्बैलेंस हुआ, पित्त इम्बैलेंस हुआ, या इनमें से कोई 2 या 3 इम्बैलेंस हुए, तो हमारे शरीर में अलग अलग तरह की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। और अगर ये जो आजकल जैसे हमारा लाइफस्टाइल है, अगर हमारा जो आहार विहार है वो इनमें से किसी दोष को इम्बैलेंस करता है, और वो पर्टिकुलरली अगर आर्तव्य स्रोतस को दुष्ट करता है, तो वंध्यत्व ये लक्षण देखने को मिलता है। इसके अलावा मैम, जिससे अक्सर देखा जाता है कि सब जो मतलब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो अक्सर वुमेन्स को बोला जाता है कि आपने अपना ध्यान नहीं रखा, या शायद आपने टीनेजर में कोई गलती की थी जो अब इस तरीके से चीजें हो रही है। तो क्या आयुर्वेद की नजर से दोनों कपल्स यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ सेम होते हैं? क्या गलती दोनों से हो सकती है? देखिए, अगर हम देखें कि अगर बेबी होता है, मतलब अगर बीज की उत्पत्ति होती है, तो उसमें स्त्री बीज और पुरुष बीज दोनों ही 50-50% के पार्टनर होते हैं। अगर कोई एक भी नहीं होगा या कोई एक में भी अगर दुष्टि होगी, तो संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो ये कहना कि वंध्यत्व के लिए सिर्फ स्त्री ही जिम्मेवार है, ये बिल्कुल गलत है। स्त्री और पुरुष दोनों ही, अगर दोनों के ही बीच में अगर थोड़ी सी भी दुष्टि हुई, दोनों की ही अगर शरीर में किसी भी दोष का इम्बैलेंस रहा, तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा मैम, जैसे आजकल का जो टाइम है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि सब आयुर्वेद की बहुत ज्यादा हेल्प लेते हैं। तो मतलब आज के टाइम पे इनफर्टिलिटी के क्या रीजंस हैं? क्योंकि आजकल तो सब अच्छा, लोगों को लगता है कि हम अच्छा खा पी रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है। तो मतलब सिर्फ खाना पीना या लाइफस्टाइल का अच्छा होना ही मैटर करता है, या उसके अलावा भी कोई चीज मैटर करती है? देखिए, जो आयुर्वेद ने बताया है कि संतान उत्पत्ति के लिए जो 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो है ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। ठीक है, तो ऋतु जैसे पर्टिकुलरली सीजन, जैसे कि अगर हम देखें संतान उत्पत्ति को अगर हम कंसीडर करें तो एक तरह से बीज उत्पत्ति है। तो जैसे कि हम फसल बोते हैं,
तो अच्छी फसल के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? एक तो पर्टिकुलर सीजन, हर फसल का एक सीजन होता है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें संतान उत्पत्ति के लिए ऋतु क्या है कि फर्टाइल पीरियड, ठीक है, तो वो मिनाके से लेकर मीनोपॉज के बीच में जब अच्छा बीज उत्पन्न होता है वो टाइम फर्टाइल पीरियड होता है। और इसके अलावा जब अगर हम पर्टिकुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो उसमें भी कुछ फर्टाइल डेज होते हैं जबकि ओव्यूलेशन होता है। तो ये जो पर्टिकुलर फर्टाइल पीरियड है एक स्त्री और एक पुरुष के पूरे आयु में और मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो ये हो गया ऋतु। उसके बाद है क्षेत्र। क्षेत्र जैसे कि अगर हम खेत जो ये फसल बोते हैं उसमें जो पर्टिकुलर हमें फसल कहाँ पर बोनी है तो वो जगह भी अच्छी होनी चाहिए, वो मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर वो उपजाऊ नहीं होगी तो फसल भी अच्छी नहीं होगी या फसल होगी ही नहीं, ठीक है। अगर होगी भी तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, कीड़ा लग जाएगा या कुछ भी उसमें बीमारी आ सकती है। तो इसी तरीके से अगर हम इसको कंसीडर करें एक फीमेल की बॉडी में तो क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र पर्टिकुलर वो जगह जहाँ पर बीज की निर्मित होगी, ठीक है, या फिर वो जगह जहाँ पर स्त्री बीज और पुरुष बीज मिलेंगे और संतान की उत्पत्ति होगी, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। तो वो क्या होगा? जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो ये होगा क्षेत्र। उसके बाद है अंबु। तो हम जब फसल जब हमने बीज बो दिया उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको एकदम सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं जिससे उसका पोषण जो है वो अच्छा रहे। तो इसी तरह से अंबु जो है हमारे शरीर में इसकी जब संतान की उत्पत्ति होती है तो एम्ब्रियो को किससे पोषण मिलता है? तो जो फीमेल बॉडी है उसके जो न्यूट्रिएंट जो वो खाती है, जो वो डाइट ले रही है, जिस तरीके से उसका आहार विहार है उसके अकॉर्डिंग ही उसका पोषण होता है। तो अंबु हो गया कि उसका पोषण। उसके बाद बीज। बीज जो है वो दोनों ही हैं। अब जैसे हम जिस फसल के जिस क्वालिटी के बीज डालेंगे उसी क्वालिटी की हमारी फसल होगी। तो इसी तरीके से अगर स्त्री बीज और अंबु बीज जो पुरुष बीज है, हमें पता है कि ओवम और स्पर्म इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो बनता है। तो स्त्री बीज और पुरुष बीज अगर दोनों ही अच्छी क्वालिटी के होंगे तभी एक अच्छी संतान की निर्मित हो सकती है, एक हेल्दी और एक फिजिकली और पूरा मेंटली हेल्दी बेबी उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा मैम आईवीएफ का एक क्वेश्चन और है कि आजकल जैसे हम देखते हैं कि नॉर्मली आजकल सब आईवीएफ की हेल्प ले रहे हैं, मोस्टली कपल्स आईवीएफ की हेल्प ले रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, कितनी बार ये भी देखा जाता है कि एक बार अगर नहीं हो रहा तो वो 2 बार 3 बार ट्राई करते हैं। अगर उसके बाद भी उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा और वो आयुर्वेद पर आए हैं, आयुर्वेद की हेल्प ले रहे हैं, तो क्या आयुर्वेद तब भी वहाँ पे हेल्प करता है? देखिए, इससे पहले ना मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ कि आयुर्वेद में हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या देते हैं। अगर हमारे पास कोई कपल आता है कि हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं लेकिन हमें संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं? तो सबसे पहले तो जरूरी है काउंसलिंग, क्योंकि जब हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो वो बहुत हर तरीके का ट्रीटमेंट लेके ज्यादातर उसके बाद ही आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आईवीएफ, जैसे आपने बताया, 1 बार 2 बार आईवीएफ फेल्योर होने के बाद हमारे पास आते हैं और उस टाइम पे वो इतने ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं ना कि हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, हम इतने टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं, इतने टाइम से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो इसलिए हम लास्ट में आयुर्वेद के पास आए हैं। तो देखिए, इसमें क्या रहता है, हम लोग सबसे पहले उनकी काउंसलिंग करते हैं कि ऐसा नहीं है, कभी भी बहुत लेट नहीं है। तो अगर उनका फर्टाइल पीरियड है तो बिल्कुल होने के चांसेस रहते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीज शुद्धि कराते हैं। तो बीज शुद्धि क्या होता है कि आजकल का जैसे लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, आहार विहार बहुत चेंज हो गया है, तो दोषों का इम्बैलेंस रहता ही है। ऊपर से जब डिप्रेस्ड होते हैं तो स्ट्रेस लेवल इतना हाई रहता है कि उसकी वजह से भी त्रिदोष जो होते हैं वो इम्बैलेंस रहते हैं। तो सबसे पहले हम बीज शुद्धि की तरफ ध्यान देते हैं। तो बीज शुद्धि के लिए हम पूरी तरीके से क्लिनजिंग कराते हैं। तो जैसे कि अगर हमें किसी जगह पर अच्छी फसल लगानी है तो हम खेत को पहले पूरी तरीके से साफ करेंगे, उसमें हल चलाएंगे जिससे कि मिट्टी ऊपर नीचे हो जाए और पूरा उपजाऊ बन जाए, और उसके बाद हम उसमें बीज डालेंगे जिससे कि फसल खराब हो ही ना और पूरे चांसेस हो कि फसल अच्छी ही हो। तो इसी तरीके से हम पहले बीज शुद्धि कराते हैं, और ये सिर्फ फीमेल का नहीं होता, मेल का भी होता है। तो हम मेल और फीमेल दोनों को ही बुलाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको अश्योर करते हैं कि सब कुछ पॉसिबल है, और उसके बाद फिर हम लोग बीज शुद्धि की तरफ जाते हैं। तो इसके लिए हम पंचकर्मा की सहायता लेते हैं। तो पंचकर्मा से हम पूरी तरह से एक बार शरीर की शुद्धि करा के, जो वमन, विरेचन, बस्ती, इन सब का हेल्प लेकर हम उनके शरीर की शुद्धि कराते हैं। और जब हमें ये हो जाता है कि हाँ, अभी इनका जो शरीर है वो संतान उत्पत्ति के लिए
पूरी तरीके से तैयार है, तब हम उनको आगे ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो उसमें फिर हम अच्छा बीज उत्पन्न हो इसके लिए कुछ हर्ब्स रहती हैं, उन हर्ब्स का सहारा लेकर उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, और जब तक कि वो लोग कंसीव नहीं करते तब तक ये ट्रीटमेंट चलता रहता है। तो उसमें 1 महीने से लेकर 6 महीने तक का टाइम लग जाता है, और उसमें जब तक कि ये हम शरीर शुद्धि करा रहे होते हैं, बीज शुद्धि करा रहे होते हैं, तब तक उनको सेलिबेसी का ये करना होता है कि मतलब उनको कांटेक्ट नहीं करना है, जिससे कि जो भी हम काम कर रहे हैं बीज के ऊपर, तो बीज पूरी तरीके से एक तरह से अच्छा बीज तैयार हो, और उसके बाद हम लोग उनको ना प्लानिंग करके देते हैं कि ये जो फर्टाइल डेज हैं इन्हीं में आपको कांटेक्ट करना है, जिससे चांसेस ऑफ फेल्योर बिल्कुल कम रहें। इसके अलावा मैम जैसे आजकल का जो टाइम है उसमें स्ट्रेस डिप्रेशन तो बिल्कुल कॉमन हो गया है। हर किसी को अपनी लाइफ में कभी ना कभी स्ट्रेस जरूर है, इवन डेली लाइफ में रहता है आजकल, तो छोटी छोटी बातों से रहता है। तो क्या लाइफस्टाइल का डिसबैलेंस होना, ये स्ट्रेस डिप्रेशन का रहना, इसकी वजह से भी ये इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं आज के टाइम पे? देखिए, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रेस आजकल बहुत बढ़ा हुआ है, इवन छोटे छोटे बच्चों में भी स्ट्रेस देखने को मिलता है, और स्ट्रेस तो एक बहुत बड़ा कारण है आज इनफर्टिलिटी का। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में अगर स्ट्रेस है तो वो इम्बैलेंस करेगा ही करेगा, ठीक है। और अगर जो दोषों का इम्बैलेंस होगा, तो अगर आपको इनफर्टिलिटी नहीं है तो कोई ना कोई और बीमारी रहेगी, ठीक है। तो स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी होते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहती है वो थायराइड को कंट्रोल करती है, थायराइड जो होता है और भी हार्मोन्स को कंट्रोल, जैसे हमारे इसके लिए जो चाहिए होता है FSH और LH, दीज आर कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो पर्टिकुलरली स्ट्रेस से बहुत ज्यादा ये रहती है कि मतलब अगर स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अपना काम ठीक से नहीं करेगी, और उसकी वजह से बाकी सारे हार्मोन्स भी बॉडी में डिस्टर्ब हो जाएंगे, थायराइड भी डिस्टर्ब होगा, FSH LH भी डिस्टर्ब होगा। तो स्ट्रेस लेवल तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनके सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं लेकिन फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे होते, तो उसमें स्ट्रेस ही एक बहुत बड़ा कंट्रोल होता है। तो हम उनको सिर्फ स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए कुछ रेमेडीज देते हैं, जैसे कि पंचकर्मा कराते हैं, बीज शुद्धि कराते हैं, और उसके बाद सिंपल शिरोधारा और प्राणायाम की टेक्निक्स उनको बताते हैं, कुछ मंत्रों का जाप करने के लिए बताते हैं, उसी से वो लोग कंसीव कर जाते हैं। इसके अलावा मैम जैसे अक्सर किसी को बार बार मिसकैरेज हो रहा है, जैसे कितनी बार देखा जाता है कि आपने लाइफ मतलब हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं या लाइफस्टाइल डिसबैलेंस होते हैं, तो उस वजह से मिसकैरेजेस बहुत देखे जाते हैं। तो वहाँ पे आयुर्वेद कैसे हेल्प करता है? देखिए, मिसकैरेज के बहुत सारे इस कारण हो सकते हैं। तो उसमें या तो कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि टॉर्च का एक इन्फेक्शन रहता है जिसमें कि किसी टाइप के जो बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं, अगर वो इन्फेक्शन अगर होता है फीमेल को, तो उसको एक टेंडेंसी होती है बार बार मिसकैरेजेस होने की। अदरवाइज जैसे कि हमने देखा, मैंने जो 4 चीजें बताई थी, ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज, उसमें क्षेत्र मतलब जो गर्भाशय है स्त्री का, अगर वो उसको धारण करने के लिए तैयार नहीं है तो भी मिसकैरेजेस होंगे। तो इसीलिए अगर हम फर्स्ट पॉइंट से लेकर शुरू करते हैं बीज शुद्धि से, तो उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जब एक एक चीज को ठीक करते हैं तो मिसकैरेज होने के भी चांसेस ना के बराबर रहते हैं। मैम आयुर्वेद में कुछ वर्ड्स हैं, आई थिंक अभी आपने भी उन वर्ड्स का नाम लिया था, अन्न, पित्त, कफ, ये सब इनफर्टिलिटी में कैसे मदद करते हैं? इनका इनफर्टिलिटी से क्या रिलेशन है? देखिए, जो ये वात, पित्त और कफ की बात आप कर रहे हैं, तो वात, पित्त और कफ हमारी जो शरीर है इसका आधार है। हमारा जो पूरा शरीर है ये वात, पित्त और कफ से मिलकर ही बना है, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है कि जब ये बैलेंस कंडीशन में रहते हैं तीनों दोष, तो हम स्वस्थ रहते हैं। अगर एक भी कम या ज्यादा हुआ अपने उस क्वांटिटी से, इम्बैलेंस हुआ, तो हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप की डिजीजेस या डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होना शुरू होती हैं। तो इसको हम वंध्यत्व को इन चीजों से अलग नहीं कर सकते। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर आपका दोषास के इम्बैलेंस कंडीशन है तो आपको कोई जॉइंट की प्रॉब्लम होगी या डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, आपको वंध्यत्व भी हो सकता है। अगर कमजोरी उस टाइम पे आपके आर्तव्य स्रोतस में है तो आपको वंध्यत्व की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कमजोरी उस टाइम पे आपके अन्नवय स्रोतस में है तो आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सबका जो मेन मूल है वो है इम्बैलेंस ऑफ दोषास। तो मैम क्या आयुर्वेद में ऐसे कुछ मेडिसिन्स हैं या ऐसी कुछ औषधियां हैं जिसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी के केसेस को कम किया जा सकता है, या सिर्फ मेडिसिन्स लेने से वो चीजें ठीक हो सकती हैं? देखिए, सिर्फ मेडिसिन से डिपेंड करता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ मेडिसिन लेकर ही आप पूरा वंध्यत्व का केस को पूरे अच्छे से
सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बीज शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को वंध्यत्व नहीं भी है, अगर जो लोग न्यूली मैरिड कपल हैं वो भी आजकल बीज शुद्धि के लिए आते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ कंसीव नहीं करना है, कंसीव करने के बाद एक हेल्दी बेबी भी हाथ में आना चाहिए। सही बात, ठीक है ना। और वो बेबी जो है वो फिजिकली और मेंटली फिट भी होना चाहिए। आजकल जैसे देखा है इतने ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, उसकी वजह से डाउन सिंड्रोम और मेंटली रिटार्टेड बच्चे, इस टाइप की क्रोमोसोमल लेवल पे जो इम्बैलेंसेस होते हैं वो भी बहुत बच्चों में देखने को मिलते हैं। अब आपने इतनी मेहनत करके और पूरा ये किया और कंसीव भी किया, लेकिन अगर बच्चा इन सब किसी बीमारी से ग्रस्त है तो उसके बाद फिर पेरेंट्स को बहुत ज्यादा होपलेस हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए कि आपका बेबी जो है फिजिकली और मेंटली पूरी तरह फिट हो और बहुत अच्छे से, मतलब एक तरह से बोलते हैं कि अच्छी प्रजनन हो, तो उसके लिए हमें बीज शुद्धि से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। एक बार जब बीज शुद्धि हो जाती है उसके बाद ही मेडिसिन का रोल आता है। इसके अलावा मैम जैसे भी आपने पंचकर्मा की बात की थी, तो पंचकर्मा कितना लाभदायक है, उससे पंचकर्मा बहुत ज्यादा लाभदायक है। जैसे कि हम दिवाली पर जब अपने घर को सजाते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम घर की सफाई करते हैं। पुराना जो खराब चीजें हैं उनको हम बाहर निकालते हैं। वही जरूरी है, अगर हम नई चीजें लाके उसी के ऊपर रख देंगे तो क्या सुंदर लगेगा घर? नहीं हो सकता ना ऐसा। तो इसीलिए पंचकर्मा जो होता है क्लिनजिंग प्रोसीजर्स हैं। 5 तरह के कर्म बताए गए हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। ठीक है। ये 5 तरीके के जो कर्म बताए गए हैं आयुर्वेद में, ये पूरी तरह से शरीर की शुद्धि करते हैं। तो एक बार जब शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा उसके बाद हम हर्ब्स के थ्रू जो उसमें इम्प्लांट करेंगे वो बहुत अच्छे से फ्लरिश होगा। तो इसीलिए पंचकर्मा का बहुत ज्यादा रोल है। मैम जो कोई आयुर्वेद की मेडिसिन लेता है या पहले कोई एलोपैथी मेडिसिन ले रहा हो, इवन प्रेगनेंसी में या इनफर्टिलिटी के केसेस में, और वो आयुर्वेद की मेडिसिन तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता है उनका? देखिए, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ज्यादातर एलोपैथी से होने के बाद ही आते हैं। जब वहां पर कुछ नहीं होता तो वो होप खो चुके होते हैं, उसके बाद आयुर्वेद में आते हैं। तो ज्यादातर क्या रहता है कि अगर हम देखें कि इनफर्टिलिटी के लिए जो एलोपैथी में दिया जाता है, हार्मोनल थेरेपीज बहुत दी जाती हैं। इवन इफ यू आर गोइंग फॉर IVF, देन ऑल्सो यू आर ऑन अ वेरी हाई हार्मोनल डोजेस। ठीक है। तो हार्मोन्स इटसेल्फ, मतलब इतनी ज्यादा अगर आप हार्मोनल थेरेपी लेते हैं तो शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो वहां पे फिर वही है कि शुरुआत हम सबसे पहले क्लिनजिंग से ही करते हैं, कि वो पहले हार्मोनल लेवल हमको ठीक करना है, हमको उसका कारण ढूंढना है कि किस वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है, उसको ठीक करना है। लेकिन बेसिक लेवल वही है कि सबसे पहले हमें शरीर की शुद्धि करानी है, और हस्बैंड वाइफ दोनों की ही होती है। इवन आजकल जैसे ना IVF फेल्योर का एक बहुत बड़ा कारण होता है ट्यूबल ब्लॉकेज। तो अगर ट्यूबल ब्लॉकेज भी है तो भी आयुर्वेद में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हम लोग उत्तर बस्ती, जो कि पंचकर्मा का एक प्रोसीजर है, उसमें हम डायरेक्टली कुछ मेडिसिन रहती हैं, वो हम यूट्रस में अंदर, मतलब जब ये पीरियड्स के बाद का जो टाइम होता है उसमें 3 दिन के लिए हम यूट्रस में अंदर एक मेडिसिन देते हैं, जिसकी वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज भी पूरी तरीके से ठीक होने के चांसेस होते हैं। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।